सुरक्षा के साथ देने की गारंटी दे दें, तो फिर बच्चे पैदा करने का जो मनोवैज्ञानिक कारण है, आपका अंदाजा क्या है कितना पैसा ये जो ऊपर जो लाभांश जो बचेगा जी हर महीने एक आदमी को कितना पैसा दिया जा सकता है, क्या अंदाजा है? हाँ, देखिए मैं एक बात को बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। सरकार का कोई विभाग दुर्भाग्य से देश में कितना निजी धन है, कितना शासकीय धन है और उसका समाज में वितरण किस प्रकार है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता। जबकि सरकार को रिटर्न देना यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी। देश का कोई भी नागरिक सरकार को हिसाब देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के पास जितनी जानकारियां हैं वे आधी अधूरी हैं, भ्रामक हैं, झूठ हैं और मुख्य रूप से तो यह जानकारियां हैं ही नहीं। यह एक बहुत ही गंभीर बात मैं कह रहा हूं, सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है और मैं इसे संयोग नहीं मानता। सरकार उसकी होती है जिसकी ताकत होती है और आज तक इन अरबपतियों और खरबपतियों ने व्यवस्था के नाम पर जो नियम कानून और संविधान गढ़ा है वो न्याय की बजाय ताकत के बूते पर गढ़ा है और अपने पक्ष में गढ़ा है। इसलिए आज जितने नियम कानून आपको बने हुए दिख रहे हैं ये सारे के सारे धनपतियों के और ताकतवर लोगों के पक्ष में जाते हैं और कमजोर व्यक्ति के हितों की रक्षा करनी होनी चाहिए, वह मकसद पूरा नहीं। आपको लगता है कि कमजोर लोगों के हितों की रक्षा हो जाएगी इस सिद्धांत से? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस सिद्धांत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हो जाएगी? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कल पहले किसी काम को 1000 लोग करते थे, अब मशीन के आ जाने से अब उसी काम को मान लीजिए 10 लोग या 100 लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो काम तो पूरा हो गया, 900 लोगों को कोई कुछ नहीं करना पड़ा। तो अगर आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन और उपभोग के बीच का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में इन 900 लोगों को जो पारिश्रमिक देना पड़ता उसकी बचत हुई, अब वो आप पूरे समाज में बांट दीजिए। बिल्कुल। यानी उसको समाज का लाभ मानिए। जो मशीन आई, जो अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, बुद्धि का विकास हुआ। आपको लगता है कि ये जो जहां से आप इस पूंजी को इकट्ठा करेंगे, यानी ये जो करीब 10 लाख जो लोग हैं, हाँ। ठीक है, जिनके पास माने एक ओवरफ्लो है मनी का, ये लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न देंगे तब ये संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे देंगे, आपको ये लगता है? हाँ, और अगर नहीं देंगे तो फिर उसका इलाज क्या? सारी बात ज्यों की त्यों, ये जो बात आप कह रहे हैं यह देश के एक दूसरे गलत कानून के कारण बनी हुई है। कौन सा कानून? वो कानून है संपत्ति की गोपनीयता का कानून। निजी संपत्ति की गोपनीयता का जो कानून है ये आरटीआई के कानून से अलग है। आरटीआई का कानून बना, आपको सरकार के बारे में सारी जानकारी लेने का अधिकार मिला, लेकिन निजी संपत्ति के बारे में जो रिटर्न किसी व्यक्ति नागरिक द्वारा दिया जा रहा था उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार नहीं मिला। यानी आप सरकार के बारे में जो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मेरे रिटर्न की जानकारी देश का कोई दूसरा नागरिक नहीं ले सकता। देश के किसी दूसरे नागरिक के रिटर्न के बारे में मैं भी कुछ जानकारी नहीं ले सकता। और यह जो गलत कानून है यह प्रत्येक व्यक्ति को झूठ बोलने की खुली छूट देता है। अगर वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा कम बताएगा कि भाई हमारे पास तो बहुत थोड़ी संपत्ति है, तब क्या करेंगे? हाँ, आप उसमें दो स्थितियां हैं। एक तो वह संपत्ति को छिपा ले या फिर उसका मूल्यांकन गलत करे। बिल्कुल। तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। जहां तक छिपाने का सवाल है उसका समाधान ये है कि एक नागरिक जो रिटर्न देता है उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार समाज के हर नागरिक को हो। तो आज वो सरकार से तो छिपा लेता है, लेकिन अगर संपत्ति की गोपनीयता के इस कानून को खत्म कर दिया जाए तो समाज से वो संपत्ति नहीं छिपाई जा सकती। इसलिए इस चोरी को, इस झूठ और पाखंड को खत्म करने का सबसे बढ़िया रास्ता है। फिर आरटीआई वाले जो लोग हैं जिनमें से कुछ लोग गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं, यानी लोगों का कुछ लूप होल निकाला और उनसे कुछ पैसा ऐंठ लेते हैं। फिर इनमें से जो ये 10 लाख लोग हैं जिनके पास मनी का ओवरफ्लो है, उनकी संपत्ति जो है वहाँ आरटीआई डालेंगे, संपत्ति का ब्यौरा निकालेंगे और फिर कहेंगे देखो, हाँ
देखो इतनी संपत्ति है तुम्हारे पास, हम अच्छा हम ये disclose कर बताइए, देंगे। आपने लूप होल की जो बात कही है, क्या लूप होल का होना आप ठीक मानते हैं? नहीं, कैसे करेंगे इसका मैं ये समाधान? कह रहा हूँ बेसिकली बुनियादी तौर पर ये तो स्वीकार करिए कि उसने जो रिटर्न दिया था वो झूठा दिया था, इसीलिए वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हुआ। मतलब आप बुनियादी तौर पर जिसने झूठ बोला, शुरुआत तो वहीं से हुई ना। दूसरी बात असेसमेंट की भी है हाँ कि असेसमेंट कैसे हो, हाँ, अगर उसने गलत असेसमेंट दिया तो क्या मैं हो? बिल्कुल उसका तर्कसम्मत जवाब देता हूँ। इस समय संपत्ति के मूल्यांकन की जो प्रणाली, जो कानून हमारे यहाँ प्रचलित हैं, वो झूठे हैं, बेवकूफ़ीपूर्ण है, धूर्ततापूर्ण है। बिल्कुल संपत्ति का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए प्रतिवर्ष। बिल्कुल। और वो कैसे होना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्ति जो जितनी संपत्ति का मालिक है, वह स्वयं अपनी संपत्ति का विवरण दे, वह किन किन रूपों में है ये पूरी ईमानदारी से बताए और उसका स्वयं मूल्यांकन करे। बिल्कुल मूल्यांकन करते समय हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसने संपत्ति कब खरीदी थी, बिल्कुल किससे खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी निगाह में आज जो उसका मूल्य है केवल उसको प्रदर्शित करे, लेकिन उसके लिए वह स्वतंत्र हो। यानी सरकार का कोई विशेषज्ञ या समाज का कोई अलग विशेषज्ञ बिल्कुल उसका मूल्यांकन न करे। पहला अधिकार संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति के मूल्यांकन का हो, और वह जो ठीक समझता हो वह अपने रिटर्न में उसको दर्शा दे। बिल्कुल दूसरा अधिकार देश के सारे नागरिकों का यानी समाज का है बिल्कुल कि समाज का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर उसके द्वारा दर्शाए गए संपत्ति के मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य देकर लेने के लिए तैयार हो तो उसकी अनिवार्य बिक्री हो। यानी दो स्थितियां हो गई, आप अपनी संपत्ति का मूल्य लगाइए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो मूल्य लगा दिया उसे समाज स्वीकार कर ले। समाज का दूसरा व्यक्ति माने केवल फिर 20% का अंतर तो फिर स्वीकार होगा करेगा। होगा ये कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट में जो कंपटीटर हैं, हाँ। एक कंपटीटर जो है दूसरे अपने कंपटीटर का जो है उसकी संपत्ति का असेसमेंट करवाना चाहेगा, और अगर वो कम करता है तो वो उसको खरीद लेगा। वो कोई असेसमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का हर नागरिक, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का जो विवरण दिया हो, जो मूल्य लगाया हो उसके सामने है, और उसको अगर ऐसा लगता हो कि इसने मूल्य कम लगाया है और वो कम से कम 20%, वह दुगने तिगुने 4 गुने 100 गुने दाम दे, वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 20% ज्यादा देकर अगर वह लेना चाहता है तो उसकी अनिवार्य बिक्री का प्रावधान होना चाहिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि यह मामला केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, यह पूरे समाज का मामला है। संपत्ति मूलतः समाज की है, इसलिए अगर इस प्रकार से दाम बढ़ाकर संपत्ति खरीदी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो समाज की निगाह में उस संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, ज्यादा राजस्व आएगा, और ज्यादा राजस्व आएगा तो लाभ के रूप में जो बांटना हम चाहते हैं समाज के सारे लोगों में, उसके हिस्से में ज्यादा बड़ा हिस्सा आएगा। इसलिए वह दो व्यक्तियों के बीच का मामला मानकर समाज को उसे खुली छूट नहीं देनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मूल्य लगे। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो व्यक्ति संपत्ति है उस संपत्ति को या तो छिपा सकता है या फिर उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी। बिल्कुल। माने एक जो पूंजीपति है, यानी ये जो 10-11 लाख लोग हैं जिनके पास संपत्ति का ओवरफ्लो है, और रोशन लाल जी का कहना यही रहा है कि ये जो संपत्ति है इसी में से जो लाभांश है, उस लाभांश में भी ब्याज की दर से जो पैसा जो तैयार होगा वही पैसा जो है देश की सारी आवाम में उसको प्रति व्यक्ति के हिसाब से बांटा जाएगा, और उसी से बेरोजगारी का खात्मा होगा, उसी से सुख आएगा, संपन्नता आएगी, और लोगों का जब अपने पेट का संकट नहीं रहेगा, जब रोटी का संकट नहीं रहेगा, जब दवा का संकट नहीं रहेगा, घर की चिंता नहीं रहेगी, छत की चिंता नहीं सताएगी, तब व्यक्ति जो है किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय अपना खुद का काम शुरू करेगा। विस्थापन नहीं होगा आबादी का, वो अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएगा और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेगा, रचनात्मक करेगा। क्या ये सपना साकार हो सकता है? क्या इस सपने में आपको दम लगता है जिसको रोशनलाल जी देख रहे हैं, करीब 20 सालों से देख रहे हैं, आंख खोल कर देख रहे हैं? आपका क्या कहना है? स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं, उनसे और भी सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही।
अगले हफ्ते अर्थसार की कुछ और कड़ियां खोलेंगे, कुछ और गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।